हेलो एवरीवन, मैं हूं सौवनिक एंड वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज बाय लर्नो हब, जहां आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं और जानते हैं कि नीट में इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से और कैसे कैसे सवाल आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं नीट 2022 का एक सवाल। ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि हमें निकालना है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ द फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है। आपको याद है? आई होप आपको याद है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब dv जो है वो हमारा जीरो है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। अब हम ये भी जानते हैं कि dv या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डी आर। अब देखिए, ई डॉट डी आर कैन बी रिटन एज E dr cos theta। अगर dv is equal to E dot dr and E dot dr is E dr cos theta, so I can say E dr cos theta is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे dv equal to 0 है। अब देखिए, so cos theta इज इक्वल टू क्या? ये ई डॉट डी आर यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये जीरो बन जाता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर अब कॉस थीटा कौन से थीटा के वैल्यू के लिए जीरो होता है? 90 के लिए। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ी। एक, द आइडिया दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, एंड सेकेंड, द फॉर्मूला रिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं नीट 2022 से ही। तो ये वाला जो सवाल है ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि आपके पास दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं विथ रेडियस, एक है r1, दूसरे का रेडियस है r2, ओके। और ये कंडीशन आपको गिवन है कि r1 r2 से काफी छोटा है, दोनों पे इक्वल चार्जेस हैं। तो हमें निकालना है कि दोनों में जो पोटेंशियल है उनमें रिलेशनशिप क्या होगा, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। अब देखिए, जो पोटेंशियल फॉर अ स्फीयर ऑफ चार्ज इज नथिंग, मतलब अगर हम बाहर से कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक पॉइंट जो कि स्फीयर पे नहीं है, कहीं और है, तो दैट इज गिवन बाय k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r, ओके। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। सो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस r। अब देखिए, किसका रेडियस छोटा है? ऑब्वियसली छोटे वाले का। इसका मतलब R2 का रेडियस छोटा है, इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो R2 का ज्यादा होगा। सो मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीट 2021 का एक सवाल। ये जो सवाल है ये डायरेक्ट डेफिनेशन का सवाल है। सवाल क्या कहता है? पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, obviously by definition polar molecules are the molecules which have permanent dipole moment। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, having a permanent electric dipole moment। ठीक है, ये काफी डायरेक्ट सवाल है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं नीट 2021 का। ये सवाल क्या कह रहा है?
27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइजेस आर चार्ज्ड, मतलब आपके पास 27 ड्रॉप्स हैं जिनको आपने चार्ज किया है और सभी के साइजेस सेम हैं एट 220 वोल्ट ईच, ठीक है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, मतलब आपके पास छोटे छोटे 27 थे, उनको फिर आपने जोड़ दिया तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए लेट अस अज्यूम कि जो ईच छोटे वाले ड्रॉप्स हैं उन पे जो चार्ज हैं वो है Q। सो चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू Q। अब एज्यूम कर लेते हैं कि छोटे वालों के जो रेडियस है वो स्मॉल r है। रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इज r, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ऑन स्मॉल ड्रॉप्स, ईच स्मॉल ड्रॉप कितना होगा, देखिए K Q बाई R, जहां पे K है where K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0। ओके, इतना तक तो आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये है आपका 220 वोल्ट, ठीक है। इतना मैं क्वेश्चन से पता कर सकता हूं। अब आगे की बात, अब जब बड़ा जो ड्रॉप है वो बन जाता है 27 को जोड़ के, तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल R होगा। सो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, लेट्स से दैट इज कैपिटल R। अब इस R की वजह से एक वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, लेट्स से वो V है, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा V को ऐसे मोड़ रहा हूं ताकि पोटेंशियल और वॉल्यूम में डिफरेंस पता चलता रहे। वो क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके, नाउ छोटे वाले का वॉल्यूम कितना था, छोटे वाले का वॉल्यूम था 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यस और नो, हाँ, छोटा r रेडियस था, यहां पे बड़ा r रेडियस है। अब छोटे 27 को जोड़ के मैंने ये बड़ा वॉल्यूम बनाया है, पर वॉल्यूम तो 27 को जोड़ने से जितना होगा वो एक का भी उतना ही होगा। इसका मतलब इससे अगर मैं 27 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं 27 मल्टीप्लाइड 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये जो 4/3 पाई 4/3 दोनों में है तो कैंसिल कर देता हूं, कितना रह गया, 27 R क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। तो हमारा जो कैपिटल R है दैट इज 3 टाइम्स आवर स्मॉल r। ओके, नाउ चार्ज कितना था, हमारा पहले ईच ड्रॉप पे चार्ज Q था, अब 27 ड्रॉप्स हैं तो चार्ज कितना होगा, 27 Q। सो आवर न्यू चार्ज Q इज 27 टाइम्स ऑफ द स्मॉल चार्जेस। ओके, अब हमें चाहिए पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए K का वैल्यू तो कांस्टेंट है और R, न्यू R और न्यू Q मुझे मिल चुका है। सो आई कैन just write them down in the formula and get the potential। so हमारा V new कितना हो जाएगा, K नया Q बाई नया R, K नया Q बाई नया R। अब देखिए K कैपिटल Q इज इक्वल टू 27 स्मॉल q और जो कैपिटल R है दैट इज 3 इंटू स्मॉल r। अब
इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, 9 रह गया। अब देखिए k स्मॉल q बाई आर, दैट इज नथिंग बट our 9 into potential of the small one. So our new potential will be 9 times the potential of the small drop. मतलब each drop में जितना potential था उसका 9 टाइम होगा हमारे बड़े drop का potential. तो each drop में कितना potential था? 220. So our V new will be nothing but, so V new is nothing but 9 into 220 volt, which is equal to कितना होता है? 0, 8, हाथ में 1, so 1980 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली आपने देखा दो चीजें, पहला जो वॉल्यूम है वो छोटों को जोड़ के बड़े का इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड, चार्ज, ठीक है, अगर छोटे छोटे को हम जोड़ देंगे तो बड़ा चार्ज भी हमें मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ओके, तो इन दोनों को यूज करके हमने पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं और नीट 2020 का एक सवाल करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। मतलब आपके पास थीटा गिवन है, आपके पास आर गिवन है, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट के लिए for a given dipole where the dipole is short, the potential is given as 1 by 4 pi epsilon 0 p cos theta by r square। ये हमारा फॉर्मूला है जो इस सवाल को सॉल्व करेगा। अब देखिए 1 by 4 pi epsilon कितना होता है? 9 into 10 to the power 9। p कितना गिवन है? into 16 into 10 to the power -9। cos थीटा कितना है? cos 60। सो cos 60 इज हाफ, सो यहां पे इंटू 1/2 नाउ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 0.6 मीटर का स्क्वायर विच इज 0.36, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा। 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -9 कैंसिल्स ईच अदर। यहाँ पे 2 है, इसको काट के मैं यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ। सो माई सिंप्लीफाइड वर्जन 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 टू द पावर -2, वो ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 2, ठीक है। 36 को अब हमें देखना है। सो 9 कैन डिवाइड 36 फॉर 4, यहाँ पे कैंसिल, ये रह गया 2। सो 2 इंटू 100 विच इज 200 वोल्ट। सो हमारा जो फाइनल आंसर है पोटेंशियल का वो है 200 वोल्ट। सो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। सो देखिए आपने कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कितने आसानी से हमारा सोल्यूशन निकल गया। आप सवाल को अच्छे से पढ़े और देखें कि क्या क्या गिवन है, उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला चूज करें। अगर मैं गलत फॉर्मूला ले लेता, दिन निकल जाता, ये सवाल ना हो पाता। इसीलिए फॉर्मूला चूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करते हैं नीट 2020 का। सो दिस क्वेश्चन सेज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है। और ये बात गौर कीजिए कि यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर है, मतलब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा हुआ है, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब एयर की जगह पे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द कैपेसिटेंस बिकम्स 30
माइक्रोफैरड, ठीक है। अब नया कैपेसिटेंस जो है वो 30 माइक्रोफैरड है। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, तो हमें मीडियम का परमिटिविटी निकालना है, मतलब इप्सिलम 0 गिवन है यहाँ पे वैल्यू, हमें इप्सिलम फॉर द मीडियम निकालना है। ओके हम जानते हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस वैरीज एज C इज इक्वल टू K C0। okay, so our K is dielectric constant C by C0। यहां पे C कितना है 30 माइक्रोफैरड और C0 कितना है 6 माइक्रोफैरड। यहां पे मैंने SI यूनिट में नहीं लिया क्योंकि मेरे दोनों ऊपर नीचे माइक्रोफैरड है और K इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो 30/60 क्या देता है मुझको 5, सो K इज 5। अब हम ये भी जानते हैं कि परमिटिविटी जो है वो भी वैरी करता है विद डाइलेक्ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू इप्सिलम विच इज द इप्सिलम न्यू फॉर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज K इप्सिलम 0। हमें इप्सिलम 0 गिवन है, K हमने अभी निकाल लिया, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हैं। सो K इप्सिलम 0 इज नथिंग बट 5 इंटू इप्सिलम 0 कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। ओके अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 5 इंटू 8.85 कितना होगा 0 हाथ में 2 2 4 44 2 के आगे, सो 44.20 इंटू 10 टू द पावर -12 C स्क्वायर n-1 m-2। ये हमारा इप्सिलम है। क्या ये वैल्यू ऑप्शंस में है? एक्चुअली है, लेकिन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, तो हमें उस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। 44 यानी 44, यहाँ पे 44 किस में है देखिए 0.44 0.44 पे है, तो हमें 0.44 तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0.44 लिखता हूं तो मेरे पास डेसिमल पॉइंट, मैं लेफ्ट हैंड साइड 2 स्टेप्स ला रहा हूं, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा 10 टू द पावर 10 C स्क्वायर n-1 m-2। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है सवाल में? ऑप्शन नंबर बी। सो आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है इस सवाल के लिए। आइए चलिए एक सवाल कर लेते हैं नीट 2019 से। सो लेट्स सी व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क ऑफ अस। A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source। ठीक है, मतलब एक आपके पास parallel plate capacitor है of 20 microfarad and that is being charged by a voltage source whose potential is changing। तो जो voltage source है उसका potential जो है वो change हो रहा है। कितने रेट से change हो रहा है? 3 volts per second। इसका मतलब हम potential से क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो जितने से वो चेंज हो रहा है उतने ही स्पीड से वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? द कंडक्शन करंट थ्रू द, तो पहले कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये दोनों चीजें निकालनी है, IC और ID। ठीक है, बट IC एंड ID आर एक्चुअली सेम, so the value of IC is equal to value of ID। तो चलिए गिवन से हम क्या लिख सकते हैं? तो जो हमारा C है वो है 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। यहाँ पे माइक्रोफैरड था, यहाँ पे मैंने SI यूनिट में फैरड लिख लिया। ठीक है, अब dV/dt विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज व्हाट 3 volts per second। ओके, नाउ द करंट is given as dq by dt। अब यहां पे देखिए, ये मैं ले लेता हूं IC निकाल रहा हूं। ठीक है, अब dq, q क्या है CV by dt
अब इसको सॉल्व करते हैं। c इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो c बाहर आ जाता है, मेरे पास आ जाता है dv/dt और ये हो गया ic। अब c कितना है 20 इंटू 10⁻⁻⁶, dv कितना है dv/dt विच इज 3, यूनिट कितना एम्पियर। ओके, नाउ कितना बनता है, सो ic बिकम्स 60 माइक्रो एम्पियर। यस और नो, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, एम्पियर है, तो वो बन जाता है माइक्रो एम्पियर। तो id कितना होगा, id भी उतना ही होगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा निकल गया सोल्यूशन कि IC इज 60 माइक्रो एम्पियर एंड ID इज ऑल्सो 60 माइक्रो एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि यहां पे अभी के स्टेज में आपने करंट का डेफिनेशन पढ़ा नहीं था, लेकिन यू डू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन। तो इस स्टेप के बाद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dq/dt इज द डेफिनेशन ऑफ एनी करंट, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये निकल गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं नीट 2018 का एक सवाल। सवाल क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपके पास एक आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A। एरिया किसका है, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का एरिया है, और हमें पूछा जा रहा है इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। तो पहले जान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ये चारों स्टेटमेंट है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q E द मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन एज E इज गिवन एज सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे E के जगह पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स Q बाई A और एरिया। सो यहाँ पे हो जाता है Q इंटू Q बाई 2 इप्सिलॉन 0 A, और ये हो जाता है Q स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन 0 A। अब देखिए फोर्स जो है इस फॉर्मूला में कहीं पे भी डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है क्या, नहीं। सो F इज independent of D, where D is the distance between the plates। तो देख लेते हैं, देखिए independent of the distance between the plates ये सही है, बाकी इनमें से 3 कुछ सही है या नहीं, और एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, linearly proportional to the distance between the plates, no। proportional to the square root of the distance between the plates, obviously not। inversely proportional to the distance between the plates, नो। सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है, एंड दैट इज द सोल्यूशन और द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीट 2017 का एक सवाल करते हैं। तो 2007 का ये जो सवाल है वो क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। तो आपके पास एक कैपेसिटर था जिसको आपने बैटरी से चार्ज किया, ठीक है। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर, आइडेंटिकल मतलब जो उसका कैपेसिटेंस है दूसरे कैपेसिटर का वो भी सेम है पहले कैपेसिटर के साथ, ठीक है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमने उसको ज्वाइन किया। सो द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, तो दोनों को पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद जो सिस्टम बनता है उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, दैट कंपेयर्ड टू द इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ओनली वन कैपेसिटर decreases by a factor of 2, remains the same, increases by a factor of 2, increases by a factor of 4। इन चारों में से कौन सा रिलेशन फॉलो करता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम वो रिलेशन जाने, पहले जान लेते हैं कि इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या था। इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी was nothing but half C V square, where C was the capacitance of the capacitor and V is the potential, okay। Now battery is removed and another capacitor is joined, ठीक है। दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, C एंड दिस इज
अ कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो कॉमन पोटेंशियल होगा इन दोनों का, लेट्स अज्यूम उसका वैल्यू v प्राइम है, वो कितना होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना था, CV, हमने CV तक ही, ये पहले वाले का जो टोटल चार्ज था वही सिस्टम का टोटल चार्ज होगा, तो दैट इज नथिंग बट CV डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 2C है, तो C प्लस C, तो हमारा जो न्यू पोटेंशियल है वो क्या बन जाता है, V/2। तो ये जो दोनों कैपेसिटेंस हैं वो कॉमन पोटेंशियल दोनों का V/2 होगा। नाउ द UF या फिर फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस केस में, सिस्टम में क्या होगा, हाफ टोटल C which is C plus C which is 2C. Now new V, common potential V which is V/2 उसका स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, ये 2 कैंसिल और ये 2 का स्क्वायर 4, सो 1/4 CV स्क्वायर which is nothing but UF is equal to 1/2 of UI. So the new electrostatic energy for the final system or UF is half of UI. So कौन सा वाला होता है, decreases by a factor of 2. ऑप्शन A is the correct option. तो चलिए 2017 का नीट का एक और सवाल कर लेते हैं। ये जो सवाल है ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है, चलिए देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। इसका मतलब ये जो हर रीजन है वो इक्विपोटेंशियल है, मतलब इन लाइंस पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, ठीक है, हर डायग्राम के लिए, ठीक है। नाउ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन ईच डायग्राम। तो डायग्राम नंबर A, B, C, D, हर डायग्राम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, और ये जो चारों स्टेटमेंट हैं ये वर्क डन पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं वर्क डन का जो फॉर्मूला क्या था। वर्क डन वाज नथिंग बट चार्ज Q, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सब में सेम है तो डजंट मैटर, एंड डेल V पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन इन दिस केस इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज तो सब में सेम है। अब एक चीज देखिए, फिगर नंबर A, पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, पॉइंट B पे कितना है, 40 वोल्ट, डिफरेंस कितना हुआ, 30 वोल्ट। B का डिफरेंस कितना हुआ, ये भी 10, ये भी 40, सो अगेन 30 वोल्ट। C का अगेन 30 वोल्ट, D का अगेन 10 और 40, 30 वोल्ट। इसका मतलब सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। ये हमें ये भी प्रूव करता है कि नो मैटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, देन नो मैटर हाउ द पाथ इज टेकन, द वर्क डन विल बी सेम। क्यों, देखिए यहाँ पे जो पाथ टेकन है इज नॉट इक्वल टू द पाथ टेकन हियर इन द फिगर C, सो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो चलिए नीट 2017 का एक सवाल करते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A। सो जो प्लेट एरिया है वो A है, ओके। Plate separation D and capacitance C. So distance between the plates is D and the capacitance of the capacitor is C. Okay, is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2 and K3. तो यहाँ पे देखिए 4 dielectric material इस तरीके से उसके अंदर रखे गए हैं, जहाँ पे पहले वाले का K1 है, फिर K2 है, फिर K3 है और आखिरी वाले का K4 है, okay, as shown in the figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C, अब देखिए 4 रख के हमें कैपेसिटेंस C मिल रहा है।
अब हम इन चारों को हटा देंगे और सिर्फ एक सिंगल के रखेंगे, ठीक है, मतलब सिंगल मटेरियल के रखेंगे, लेकिन ऐसा मटेरियल चूज करेंगे कि वो भी कैपेसिटेंस सी ही देगा फॉर दिस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक. In this capacitor, then its dielectric constant K is given by, मतलब हमें उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, जो नया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इन कंपैरिजन टू K1, K2, K3 एंड K4 निकालना है. तो पहले हम लिख लेते हैं कि फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वही हमारा इक्वल रहेगा दोनों केसेस में. सो C इज K इप्सिलॉन 0 A बाई D. ये हमारा फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला फॉर any case. Okay, so this is the capacitance of a capacitor with a dielectric material in between the plates with dielectric constant K. अब देखिए जो पहला वाला कैपेसिटर है, ठीक है, उसके लिए प्लेट एरिया कितना है, A/3. दूसरे वाले के लिए भी A/3, तीसरे वाले के लिए भी A/3. और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा D/2. सिमिलरली K4 के लिए एरिया तो A होगा लेकिन डिस्टेंस यहां भी D/2 ही हो जाएगा. तो हम सेपरेटली लिख लेते हैं इन सेक्शंस के कैपेसिटेंस को, ठीक है. तो हमारा C1 कितना होगा, फॉर्मूला देखिए, K1 इप्सिलॉन 0 A कितना बन जाता है, A/3, ठीक है. D कितना बन गया, D/2. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, K1 इप्सिलॉन 0 A/D, ऊपर 2 नीचे 3. सो 2K1 इप्सिलॉन 0 A/3D. दिस इज फॉर द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन के लिए सिमिलरली C2 विल बी 2K2 इप्सिलॉन 0 A/3D होगा ही, क्योंकि K1, K2 और K3 ऑलमोस्ट सिमिलर रीजन्स हैं. सिमिलरली C3 विल बी 2K3 इप्सिलॉन 0 A/3D. अब चलिए लिखते हैं C4 को. C4 थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यहां पे A/3 एरिया नहीं है, सिर्फ A है. सो C4 बिकम्स 2K4 इप्सिलॉन 0 A/D. अब देखिए, अब एक थियोरेटिकल और लॉजिकल चीज को समझना पड़ेगा. ये जो तीन कैपेसिटर है और एज्यूम्ड कैपेसिटर, ये जो तीन रीजन है, यहां पे पोटेंशियल क्या है, सेम है. इसका मतलब क्या, ये तीनों पैरेलल में हैं. सो इन तीनों का अगर मैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालूं और फिर ये जो रीजन है K4 वाला रीजन, वो इन तीनों से सीरीज में है, तो C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के फिर सीरीज में C4 के साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दूं तो मुझे इस टोटल रीजन का कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा, जो कि इक्वल होगा इस C के साथ. हाँ, तो फिर मैं ये K निकाल पाऊंगा. तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं. ओके, सो C प्राइम विच इज C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना होता है, C1 2K1 इप्सिलॉन 0 A/3D प्लस 2K2 इप्सिलॉन 0 A/3D प्लस 2K3 इप्सिलॉन 0 A/3D. क्या कॉमन ले सकता हूं, सब कुछ कॉमन ले सकता हूं सिवाय K1, K2, K3 के. सो 2 इप्सिलॉन 0 A/3D, यहां क्या रह गया, K1 प्लस K2 प्लस K3. ये मेरा C प्राइम जो
पैरेलल में थे K1, K2, K3 या फिर C1, C2, C3, उनके वजह से जो C प्राइम बनता है इक्विवेलेंट वो मैंने निकाल लिया। अब ये सीरीज में है विथ C4, सो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो है 1/C4 प्लस 1/C प्राइम। C4 कितना था? C4 था 2K1 इप्सिलॉन 0 बाई D, सो 1/2K4 इप्सिलॉन 0 A बाई D प्लस 1/C कब? C प्राइम। सो क्या हो जाता है? 2 इप्सिलॉन 0 A, ठीक है, बाई D मल्टीप्लाइड विथ K1 प्लस K2 प्लस K3। अब ये जो टोटल है ये C के साथ कॉमन इक्वल है, तो C हमारा क्या था? K इप्सिलॉन 0 A बाई D इस केस में, सो K इप्सिलॉन 0 A बाई D, हमें K ही निकालना है, इक्विवेलेंट K, ये K हमें निकालना है। तो अब देखिए यहां पे 3D है, सो D कैंसल्स आउट, इप्सिलॉन 0 A इप्सिलॉन 0 A इप्सिलॉन 0 A कैंसल्स आउट, तो क्या रह गया? 1/K इज इक्वल टू यहां पे 1/2 K4 प्लस यहां पे भी 1/2, यहां पे 3 है, 3 को मैं ऊपर ले जाता हूं, K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। अब देखिए 2 को मैं कॉमन लाके ऊपर रख सकता हूं, सो 2/K इज इक्वल टू 1/K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3, ये हमारा निकल गया K का वैल्यू। सो रिलेशन ऑफ K विथ K1, K2, K3 एंड K4। ऑप्शन है क्या हमारे पास वैसा? देखिए 2/K इज इक्वल टू 3K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4, सेम। सो आवर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए एक और नीट 2016 का सवाल करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम। तो यहां पे आपके पास 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है जो पोटेंशियल V से चार्ज हो रहा है, ठीक है। व्हेन द स्विच S, ये जो स्विच है S, ओके, व्हेन इट इज इन पोजीशन 2, मतलब आप बैटरी को रिमूव कर रहे हैं, दूसरा एक कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिटेटेड, मतलब हमें जो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था उससे कितना एनर्जी लॉस होता है बाय ज्वाइनिंग अनदर 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था वो कितना था, हाफ CV²। अब C कितना है, 2 माइक्रोफैरड, तो यहां पे UI क्या बन जाता है, V² इंटू 10⁻⁻6 जूल। V का वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसीलिए हमने उसको V² ही छोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा यहां पे? देखिए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या, Q, विच इज इक्वल टू दिस ओल्ड CV डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। टोटल कितना है यहां पे 8 और यहां पे 2, सो 10 क्या, माइक्रोफैरड, विच इज 10⁻⁻6 फैरड। अभी के लिए उतना जरूरी नहीं है, सो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, CV/10
और ये क्या है, हम कॉमन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो ये वोल्ट में आएगा, ओके। -6, C क्या है, C इज 2 माइक्रोफैरड अगेन, सो 2 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 था, यहां पे 10⁻⁻6 कट गया, सो यहां पे क्या रह जाता है 2/10 V वोल्ट विच इज इक्वल टू 1/5 वोल्ट। ये आपका क्या है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, VC। अब फॉर दिस सिस्टम, ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो तब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है UF वो कितना होगा, हाफ टोटल कैपेसिटेंस विच इज 10 × 10⁻⁻6, ओके। नाउ मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, सो VC स्क्वायर विच इज V²/25। अब ये कट गया, यहां से 5 कट गया, रह गया सिर्फ 5, सो UF इज नथिंग बट V²/5 × 10⁻⁻6 जूल्स, ओके। ये है आपका UF, ये है आपका UI। तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज डिफरेंस। सो UI माइनस UF बाय UI इंटू 100, ये हमें दे देगा परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो UI माइनस UF, UI कितना था V², UF कितना है V²/5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 दोनों में सेम है, उसको मैं बाहर ले आता हूं, नीचे भी 10⁻⁻6 है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो रह कितना जाता है हमारे पास, V² माइनस V²/5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई V², अगेन V² कैंसल्स आउट, रह कितना गया 1 - 1/5, दैट इज 5 - 1/5 which is 4/5. So this gives 4/5 into 100, ये हो गया परसेंटेज में। सो 4/5 into 100 कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 80%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर B. So for a setup where we join a 8 microfarad capacitor to a 2 microfarad charged capacitor, then 80% of the initial electrostatic energy will be lost. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीट 2015 का एक सवाल करते हैं। A parallel plate air capacitor has a capacity C, मतलब आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वहां पे जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है, उसका जो कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस है वो C है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है, अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V गिवन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज, तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है। तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो अट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, QE। अब देखिए QE हम जानते हैं इज नथिंग बट σ/2 ε0, एयर है तो ε0 रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, और सिग्मा को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, Q/A, सो Q²/2 ε0A, ये हमारा फोर्स निकल गया। लेकिन अब देखिए ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये DCV इस फॉर्मेट में है, तो हमें इसको, ये जो निकला है सोल्यूशन ये सही है, लेकिन हमें ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन के फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें उस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। तो अभी तो D है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, I divide by D and multiply by D the denominator, ओके। अब देखिए ε0 A/D क्या है, वो कैपेसिटेंस है, तो हमारा जो फोर्स है क्या बन जाता है, Q को हम क्या लिख सकते हैं, C² V², यहाँ पे Q² है तो
Q is equal to CV, so Q square is C square V square. Again, epsilon 0 A by D is nothing but also C, और ये हमारे पास D रह गया, तो C काट लेता है, तो ये क्या बन जाता है, हाफ C V स्क्वायर बाई D. ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकल गया. कौन सा ऑप्शन सही है, CV स्क्वायर बाई 2D. ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम. आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और नीट 2015 का एक सवाल कर लेते हैं. ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक पोटेंशियल है जो कि गिवन as in this format, okay, 6xy minus y plus 2yz, that is the function in a format of a function. ठीक है, the electric field we have to calculate at point 110. तो उस particular point पे electric field कितना होगा given the potential. अब इसको निकालने के लिए हमें ये याद करना होगा कि electric field from a potential हम कैसे निकाल सकते हैं. So E is minus ग्रैड और ग्रेडियंट ऑफ V. इसको जब मैं खोल के लिखता हूं क्या होता है, डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाई डेल Z के कैप. ठीक है, तो हमें डेल V बाई डेल एक्स, डेल V बाई डेल वाई और डेल V बाई डेल Z निकालना होगा. तो चलिए करते हैं. व्हाट इज डेल V बाई डेल एक्स. यहां पे देखिए 6xy है, सो ये बन गया मेरा 6y. यहां पे कोई x नहीं, 0. दूसरे वाले पे भी कोई x नहीं है, सो 0. लेकिन मुझे निकालना किस में है, 110 पे. तो y का वैल्यू क्या है, 1. तो ये क्या बन गया, 6. अगेन डेल V बाई डेल y एट 110, which is यहां पे क्या हुआ, 6x, y के जगह पे -1, यहां पे प्लस 2z. अब z पे तो 0 है, ये 0 हो गया. x कितना है, 1 है, तो ये कितना बन जाएगा, 5. नाउ डेल V बाई डेल z एट 110. पहले दोनों टर्म पे z है नहीं तो 0, लास्ट वाले टर्म पे 2y. सो 2y मतलब 2 इंटू y का वैल्यू क्या, 1. सो 2 इंटू 1 विच इज 2. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, -6 आई कैप. अगेन -5 जे कैप. लास्ट -2 के कैप. सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अगर माइनस को हम कॉमन ले जाए, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप. सो ऑप्शन डी इज द correct option. So these were the previous year questions from the chapter of electric potential and capacitance. Till next time, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड. और हम सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.